है और आज हम लोग पार्ट थर्ड को डिस्कस करेंगे सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का। और सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में अगर देखा जाए तो हमने दो तीन चीजों के बारे में बहुत शानदार तरीके से डिस्कस करा। क्या क्या डिस्कस करा भाई? तो अगर देखा जाए तो ये हमारा थर्ड पार्ट होने वाला है, ठीक है। और हमने उसमें डिस्कस क्या करा है अभी तक? अगर देखा जाए तो हमने ये डिस्कस करा है कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर किस तरीके का जो है वो होता है या किस तरीके का हमारे देश में है फिलहाल, ठीक है। या फिर पहले कैसा था, अब कैसा हुआ। प्राइमरी सेक्टर से हमने शिफ्ट होकर सेकेंडरी सेक्टर में, और सेकेंडरी सेक्टर से हमने टर्सरी सेक्टर में कैसे शिफ्ट किया अपनी इकोनॉमी को, ये देखा। फिर हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हाउ द टर्सरी सेक्टर, या फिर टर्सरी सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट कैसे है, क्यों है हमारे देश के लिए, या फिर इकोनॉमी को अगर बढ़ाना है तो क्या सिर्फ टर्सरी सेक्टर के बढ़ने से हो जाएगा काम? नहीं, उनमें तीनों सेक्टर को बढ़ना बहुत जरूरी है। चाहे प्राइमरी सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर, चाहे इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री भी होना जरूरी है। जैसे देखो बिहार में बहुत खेती होता है, लेकिन क्या वो डेवलप है? क्यों? क्योंकि वहां पर इंडस्ट्री नहीं है। यहाँ भी यही हालत है, उत्तराखंड में भी। उत्तराखंड भी क्या है भाई, सर्विस सेक्टर, टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन अगर इंडस्ट्री वगैरह यहाँ नहीं रहेगा या नहीं आएगा तो क्या यहाँ की भी उन्नति हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो थोड़ा बहुत अगर देखा जाए तो हमें हर एक क्षेत्र को अगर बढ़ाना है या हर एक एरियाज में डेवलपमेंट लानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें तीनों सेक्टर पर फोकस करके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज हमने डिस्कस करा था। आज जो होगा वो हम लोग पहले डिस्कस करेंगे वेयर आर द मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड, ठीक है। पहले देखेंगे कि शेयर्स ऑफ जीडीपी, उसके बाद हम लोग एम्प्लॉयमेंट पर आएंगे, ठीक है। क्या देखेंगे? शेयर्स ऑफ जीडीपी। अब शेयर्स ऑफ जीडीपी देखो, जीडीपी में हमने अगर डिस्कस करा था, अगर आपको पता होगा तो ये ग्राफ किसका है भाई? ये ग्राफ है शेयर्स ऑफ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। एम्प्लॉयमेंट इसके बाद वाले ग्राफ में मैंने दिया है। तो यहाँ पर देखो ये है प्राइमरी सेक्टर हमारा, ये है हमारा सेकेंडरी सेक्टर, और ये है हमारा टर्सरी सेक्टर। अगर देखा जाए 0 से लेकर कहाँ 40, तो 40% जो था क्या चीज? जीडीपी, पैसा। पैसा कमाकर, मतलब अगर इकोनॉमी में 100 रुपया कमाया जा रहा था, क्या कमाया जा रहा था? 100 रुपया, तो वो 40 रुपया कहां से कमाया जा रहा था? प्राइमरी सेक्टर से। सेकेंडरी सेक्टर में 40 से 50, मतलब कितना परसेंट? 10%। और टर्सरी सेक्टर में कितना? जो आपको 50% यहाँ पर, ठीक है। एग्रीकल्चर पर ज्यादा फोकस था। तो इसका मतलब क्या? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। तो ये हमारा जो है वो क्या है? डाइवर्जन है। किसका? एम्प्लॉयमेंट को लेकर, ये जीडीपी को लेकर। उस समय एग्रीकल्चर पर बहुत ज्यादा फोकस था 1970s के आसपास में। लेकिन आज की स्थिति क्या है? आज जो है वो ये 10% रह गया है भाई, 10%, देख रहे हो। और ये हो गया आपका 20%, और ये आपका रह गया कितना? 70%, देख रहे हो। तो 70% जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो किसका देखने को मिल रहा है 2013 और 14 के अनुसार? टर्सरी सेक्टर। यहाँ जीडीपी, पैसा। इंप्लॉयमेंट के बारे में बात नहीं कर रहे, इंप्लॉयमेंट अभी दूसरे वाले ग्राफ में देखेंगे। तो कितना इंपॉर्टेंट है कि भाई 1973, 1974, मतलब 1970s, 1980s के आसपास में हमने जो है एग्रीकल्चर 40, अब 10, मतलब 10 रुपया ही एक तरीके 100 रुपया में दे पा रहा है, जबकि लोग यहाँ भी ज्यादा इंप्लॉयड हैं। ऐसी बात नहीं है, अभी इंप्लॉयमेंट के बारे में भी देखेंगे। लेकिन ये ग्राफ रटा होना चाहिए कि भाई आखिरकार जो है प्राइमरी सेक्टर जो है किस तरीके से नीचे आया है जीडीपी के परसेंटेज के मामले में। हाँ, तो वही तो दिक्कत था, हमें तीनों सेक्टर पर फोकस करके चलना चाहिए था। कैसे फोकस करके चल रहे थे, लेकिन यहाँ से उतना पैसा आ नहीं रहा था। पैसा अधिक आ कहां से रहा था? टर्सरी और सेकेंडरी सेक्टर से। पैसा यहाँ आ नहीं रहा था। समझ में आ रहा है यहाँ पर? तो यहाँ पर देखो ये चीजें क्या है यहाँ पर थोड़ा सा, कि ग्राफ जो 2 है वो क्या शो कर रहा है भाई? परसेंटेज ऑफ जीडीपी दैट कम्स फ्रॉम द डिफरेंट सेक्टर। हम लोग उस समय खेती ज्यादा कर रहे थे, लेकिन वहां से पैसा नहीं आ पा रहा था जितना हम सोच रहे थे। पैसा ज्यादा आ रहा था हमारा टर्सरी सेक्टर से, ट्रांसपोर्टेशन से आ रहा था। उसमें जो है थोड़ा सा कम्युनिकेशन, बैंकिंग सिस्टम, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम भी उस वक्त जो है पूरा डेवलप हो गया था धीरे धीरे कर 1969 में डेवलपमेंट शुरू हुआ बैंकिंग सिस्टम का। 1969, 1970 का पीरियड है, इसीलिए देख रहे हो। उसके बाद बोला गया द हाईलाइट्स हाउ इंपॉर्टेंट दिस सेक्टर्स हैव चेंज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, खास करके 40 साल के अंदर में किस तरीके से ये शिफ्ट हुआ है, और आने वाले समय में इसको सरकार कितना बढ़ावा दे रही है, कितना पॉलिसीज ला रही है। लेकिन उसके बावजूद भी ये बढ़ नहीं पा रहा है जीडीपी के मामले में, क्योंकि जितना हम लोग पैदावार कर रहे हैं उतना हम लोग क्या कर रहे हैं? कंज्यूम।
अब जितना तुम पैदावार करोगे उतना कंज्यूम कर लोगे, तो जीडीपी में कहाँ दिए? जीडीपी में कब होगा? जब आप उस पैदावार को बेच रहे हो बाजार में। एक है कि आप इंडस्ट्री खोल लिए हो और 10-15 प्रोडक्ट बना रहे हो और अपने परिवार में ही खा पी के उड़ा दे रहे हो उसको, या उस प्रोडक्ट को। जैसे गाड़ी बनाए, 5 गाड़ी बनाए, अब पांचों जो गाड़ी है वो आपने क्या करा? अपने ही परिवार में इस्तेमाल किया, तो आपने जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूट करा? जब तक आप उसको सेल नहीं करोगे, जब तक देखो बना है वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट हुआ है क्योंकि कोई लेबर वगैरह बनाया, लेकिन एक्चुअल में जब वो सेल और परचेस नहीं होगा तो एक तरीके से लार्ज स्केल पर तब तक जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत कम देखने को मिलेगा। तो 40 साल में ये, इवन दो द शेयर ऑफ जीडीपी फ्रॉम द ईच सेक्टर हैव वेरिड, द पैटर्न ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैव बीन स्टेड मोस्टली द सेम। देखो, लेकिन जितना भी ये सब सारी चीजें जितना भी बदली, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जो है वो लगभग लगभग आपको देखने को मिलेगा, ज्यादा अंतर नहीं देखने को मिला। अब जैसे एम्प्लॉयमेंट देखे, ये हमने जीडीपी देख लिया, अब एम्प्लॉयमेंट के ऊपर आते हैं। एम्प्लॉयमेंट से पहले थोड़ा सा शिफ्ट देखते हैं कि अगर देखा जाए शोज द परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन, जो सेकंड ग्राफ है वो हमारा ये, लेकिन डिस्पाइट द इंक्रीज इन द इंडस्ट्रियल आउटपुट 9 टाइम्स, इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है वो 9 टाइम्स एक तरीके से क्या हुआ? बढ़ा, लेकिन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द इंडस्ट्री ग्रू ओनली 3 टाइम्स। तो ये एम्प्लॉयमेंट के मामले में। अब कोई बोलेगा भाई हमारे 40 साल में या पिछले 50 साल में हमारी इकोनॉमी में जो शिफ्ट हुआ है वो कितना हुआ? तो ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा जो इंडस्ट्री सेक्टर है, इंडस्ट्री सेक्टर में आउटपुट मतलब जो बन रहा है वो 9 टाइम्स, लेकिन जो वहां पर एम्प्लॉयमेंट हुआ है वो कितना बढ़ा है? 3 गुना ही। इसका मतलब क्या है कि हमें और तेजी से प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी अगर एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है, नहीं तो क्या होगा? सिर्फ प्रोडक्शन हो रहा है और वहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा है। देखो, सर्विस सेक्टर हैव रोज 14 टाइम्स बट द एम्प्लॉयमेंट ग्रू 5 टाइम्स। सर्विस सेक्टर कितना गुना बढ़ा है भाई? प्रोडक्शन उसका 14 गुना, लेकिन वहां भी एम्प्लॉयमेंट कितना गुना बढ़ा है? 5 गुना। तो ये थोड़ा सा देखने वाली बात है जो कि हम समझ सकते हैं। अब यहाँ देखो थोड़ा सा क्या बोला गया है यहाँ पर, ये एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड आजकल के मामले में अगर देखा जाए तो रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है, लोगों को काम नहीं मिल रहा है। तो काम के मामले में अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2 डेट बोला गया, 1997 और 1998 और 2017-18। ठीक है, तो यहाँ देखो 1997 में जो है वो 71% लोग एम्प्लॉयड कहाँ थे? एग्रीकल्चर में। मतलब सोचो, 100 लोग अगर हमारे देश में काम कर रहे हैं तो 71 लोग मतलब 71 लोग जो है एग्रीकल्चर में काम कर रहे थे। अब जबकि देखो यहाँ से यहाँ कम हुआ, मतलब या लोग जो है वो यहाँ एग्रीकल्चर को छोड़ छोड़ के दूसरा दूसरा भी काम करना शुरू किए। अब यहाँ देखो 11% था, ये बढ़कर कितना हो गया? ये 18% था, ये कितना बढ़ के हो गया? 31। तो ये क्या? एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। तो अगर आज मान लो 100 लोगों को अगर काम मिल रहा है, पूरी पॉपुलेशन को अगर बांट देते हैं 100 लोग हैं, तो 100 लोगों को तो 44 लोग एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, 25 जो है वो आपको इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और 31 जो है वो आपको टर्सरी में। मतलब देखो यहाँ पर कितना है? 44। लेकिन क्या उतना जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हो रहा है इनका? जीडीपी में कंट्रीब्यूशन किसका ज्यादा? टर्सरी सेक्टर का। देख रहे हो, जबकि जो एग्रीकल्चर में वो होना चाहिए। अब भाई 100 लोग हैं और 100 रुपया कमाया जा रहा है, ठीक है, मान लो एक एग्जांपल के तौर पर कि 100 रुपया हम कमा रहे हैं, हमारी इकोनॉमी कमा रही है और 100 लोग काम कर रहे हैं, तो 100 रुपया में अगर 10 ही रुपये आ रहा है और 44 लोग काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये बोझ है ना एक तरीके से। मतलब यहाँ पर मैंने कल बताया था डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, मैंने कल बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डिसगाइज्ड मतलब जरूरत से ज्यादा लोग यहाँ पर एम्प्लॉयड हैं, जरूरत से, जितनी लोगों की जरूरत नहीं है उससे ज्यादा लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, जिसके वजह से यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज जो है वो एक तरीके से आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर मिनिमम अगर 30% लोग भी काम कर रहे होते तो एक तरीके से उतना ही प्रोडक्शन हो रहा होता, लेकिन जबरदस्ती ये 14% लोग वहां पर काम कर रहे हैं। इसका इंपॉर्टेंस देख रहे हो कि जबरदस्ती लोग वहां पर काम कर रहे हैं, जबकि वहां पर काम करने की जरूरत नहीं है। वो लोग अगर यहाँ काम कर रहे होते तो यहाँ की आउटपुट बढ़ती कि नहीं, यहाँ जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बढ़ता है कि नहीं बढ़ता। या फिर आप ये कर सकते हैं कि सरकार को कुछ इस तरीके से अपनी प्रोग्राम्स और पॉलिसी को लानी चाहिए ताकि यहाँ से जीडीपी का कंट्रीब्यूशन को बढ़ाया जा सके, ताकि जीडीपी का मतलब यहाँ से इनकम जो है वो ज्यादा जनरेट किया जा सके, या यहाँ के फार्मर जो ज्यादा पैसा कमा सके। इसका ये इंपॉर्टेंस है। तो ये वाला एम्प्लॉयमेंट वाला याद रखना है, ठीक है, समझ में आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया, ग्राफ 3 में शोज हाउ द जॉब्स आर स्प्रेड
आउट अमंग द थ्री सेक्टर 1977-78 और एक तरीके से 2017 और 17, मतलब 2017 से 18, ठीक है। यहाँ पर द प्राइमरी सेक्टर स्टिल एम्प्लॉयज द मोस्ट पीपल कंपेयर टू द अदर सेक्टर। यहाँ क्या बोला गया, प्राइमरी सेक्टर जो है अभी भी लोग ज्यादा एम्प्लॉयमेंट एक तरीके से वहां पर ज्यादा 1997 1977 है यार, ठीक है। यहां पर क्या समझ रहे हो कि प्राइमरी सेक्टर स्टिल जो है ज्यादा एम्प्लॉय नहीं जा रही है ना, मतलब लोग काम तो ज्यादा कर रहे हैं लेकिन पैसा उतना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रहे, क्योंकि वहां पर डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब जरूरत से ज्यादा लोग उस पर्टिकुलर सेक्टर में काम कर रहे हैं, ठीक है। तुम्हारा 1977-78 है, ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूजन मत करना, ठीक है, 1977-78 बस, लेकिन याद रखना है ज्यादातर ये वाला जो 17-18 में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, दिस डेटा हेल्प्स टू अंडरस्टैंड हाउ द एम्प्लॉयमेंट इन द वेरियस सेक्टर हैव चेंज्ड ओवर अ ईयर एंड द कंपैरिजन हाइलाइट्स द ट्रेंड इन द जॉब डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द पास्ट टू प्रेजेंट, कि जॉब का जो ट्रेंड है वो धीरे धीरे इंडस्ट्री की तरफ और धीरे धीरे टर्सरी सेक्टर की तरफ बढ़ते चली जा रही है, और जिसका इम्पैक्ट आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि टर्सरी सेक्टर और भी तेजी से बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि लोग ज्यादा खेती बाड़ी अब बहुत कम लोग करना चाह रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ, खेती बाड़ी आखिर करना क्यों नहीं चाह रहे? खेती बाड़ी करना क्यों नहीं चाह रहे हैं? पैसा नहीं है उसमें। अब आ रहा है पैसा, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग में, अब बोलोगे कि जीडीपी में, अब एक है कि भाई हम पूरा महीना काम कर रहे हैं, भयंकर पैसा ही नहीं मिल रहा, 10,000-12,000 रुपये कमा पा रहे हैं। अब वही अगर हम कोई ऑफिस में इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो हमें 40,000 मिल पा रहा है, तो हम कहाँ ज्यादा काम कर रहे हैं? सिंपल सी बात है, पैसा देखेंगे कि जहाँ पैसा मिलेगा वहां पर। अब उसमें पैसा ही नहीं है, उसमें कोई सिक्योरिटी ही नहीं है, बारिश नहीं हुआ, अच्छा बारिश नहीं हुआ, अच्छी व्यवस्था नहीं हुई, तो गया काम से। एक तरीके का बिजनेस ही तो है खेती बाड़ी, कि आपने कच्चा माल लाया, कच्चा माल को लगाया, उसके बाद आपने उसको काटा, बोया, काटा, उसके बाद फिर आप बेच रहे हो, ये कितना लंबा प्रोसेस है, ठीक है। इसको एज अ, जैसे अमेरिका में अगर जाओगे ना, और या फिर अलग अलग विदेशों में जाओगे तो वहां पर देखने को मिलेगा जो एग्रीकल्चर करते हैं, जो फार्मर रहते हैं, उनको बिजनेसमैन के जैसा ट्रीट किया जाता है। यहाँ पर कोई अगर फार्मर लोन लेने जाए तो पहले बैंक वाला मुंह बना देगा कि यार ये पैसा मेरा वापस नहीं आएगा, लेकिन वही कोई इंडस्ट्री वाला चला जाएगा, उसको 10-20 करोड़ रुपए ऐसे दे देगा। अब वो भाग के भी लेके भाग भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होता है। देख रहे हो, तो यहाँ क्या बोला गया, द एम्प्लॉयमेंट शेयर इन द थ्री सेक्टर इन 1977 और 2018 से कंफर्मिंग प्राइमरी सेक्टर एज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर, कि हमारा प्राइमरी सेक्टर है उसमें लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, प्राइमरी सेक्टर लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, सिंपल सी बात है। मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स आर इन द प्राइमरी, मेनली एग्रीकल्चर, कंट्रीब्यूटिंग अबाउट 1/6 ऑफ द जीडीपी। देखो जीडीपी का कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 1/6, जो कि बहुत कम है, ठीक है। द सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर प्रोड्यूस द रेस्ट ऑफ द जीडीपी बट एम्प्लॉयमेंट हाफ ऑफ द वर्क। देखो अगर देखा, आधा लगभग 44% है, मतलब आधा तो वहीं पर है और आधा इन दोनों में मिलाकर है। 44% मतलब मान लो कि थोड़ा 5% इधर उधर करो, तो आधा लोग कहाँ काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में, और आधा से थोड़ा सा ज्यादा लोग काम कर रहे हैं कहाँ पर, सेकेंडरी और टर्सरी। लेकिन यहाँ पर जो है वो 1/6, यहाँ 1 पार्टी, और यहाँ से 5 रुपये आ रहा है, यहाँ से 1 रुपया आ रहा है, कितना दिक्कत है ना। तो ये सब सारी चीजें जिसकी वजह से हम लोगों को और भी फोकस करना चाहिए एग्रीकल्चर में, इनकम को जनरेट कैसे किया जाए, किया भी जा रहा है। जैसे क्या, अगर देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग आजकल बहुत फेमस हो रहा है, लेकिन भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो है वो बड़े बड़े बिजनेसेस आ जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो, जो मान लो कि एक पर्टिकुलर गांव है, गांव में 25 एकड़ जमीन है, सबके मतलब 25 या 100 परिवार है, उसमें 25 एकड़ जमीन है। उन्होंने क्या करा, सबसे साइन करवा के एक बॉन्ड पेपर साइन करवा लिया कि ये जमीन जो है मैंने 5 साल के लिए ले लिया है। अब 5 साल तक वो खेती खुद ही कर रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, ये 10 साल का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो अब इस तरीके से चल रहा है, समझ रहे हो। अब वो जैसे देखो मैकडी है, मैकडी मैकडी में क्या मिलता है, बर्गर, बर्गर में आलू डलता है, तो वो आलू क्या लगता है कि हर बार मार्केट प्राइस से खरीदता होगा क्या? ये लोग जो केरल साइड में या महाराष्ट्र साइड में जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं, क्या करवाते हैं कि वहां के किसानों को बोलते हैं कि भाई देखो ऐसा ऐसा करो कि ये 100 एकड़ जमीन है, वो जो है लिख दो कॉन्ट्रैक्ट में, काम तुम भी करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो लेबर वेजेस भी देंगे तुमको,
बस इतना पैसा हम तुमको देंगे, हर साल इतना पैसा देंगे। वो फिक्स कर दिया, मतलब क्या हो गया, एक तरीके से उसका घर होता है, अब घर पर रेंट मिलता है, हमने घर रेंट पर लगा दिया। सेम उसी तरीके उसने जमीन रेंट पर दे दिया मैकडी को कि भाई तू अपना इसमें आलू की खेती कर, क्योंकि भाई आलू अगर मार्केट में लेने जाएगा तो इतना इतना ऑफर दे पाता। हाँ भाई मैं सच बता रहा हूँ। हाँ, आलू अगर मार्केट रेट में ले जाता, लेने जा, तो यही तो दिक्कत है, हमें समझनी है चीजों को। मैंने क्या बोला, मैकडी वाले थोड़े जाके वो खेती बाड़ी कर रहे हैं, मैकडी का मालिक, मैकडी वाले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवा करते हैं, वो जमीन लीज पर ले लेते हैं, वहां वो लेबर वगैरह से काम करवा के वहां खेती करके। देखो देखो ये दिक्कत है, सब्जी मंडी से कौन खरीदेगा, मैकडी वाला। अगर खरीदेगा तो कितना प्राइस पड़ेगा उसको पता है, आज के रेट पर खरीदना पड़ेगा, कुछ भी नहीं। जब आप 100 एकड़ और 150 एकड़ में एक बार आलू लगाओगे ना, और उसको कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करके रखोगे ना, तो बहुत कम पड़ता है। अच्छा एक बात बताओ, तुम खुदरा सामान लेने जाओगे तब तुमको ज्यादा महंगा मिलेगा, या थोक सामान खरीदोगे तब महंगा महंगा मिलेगा। खुदरा सामान जैसे कि आप रिटेल मार्केट में गए, एक साबुन लिए 10 रुपए का मिला, लेकिन अगर आप 20 साबुन एक बार लो तो आपको 8 रुपया पर साबुन पड़ेगा, या 7 रुपया पर साबुन पड़ रहा है। इसका मतलब कितना फायदा हो रहा है। तो वो लोग, उन लोगों का काम तो हर दिन कितना क्विंटल जो आलू है वो जाता होगा, कितने स्टोर है इंडिया में। जैसे सुविधा में 17 रुपए की मैगी मिलती है। हाँ, दो 17 रुपए में, जरूरी थोड़ा ना ऑफर पर, कभी कभी 10 10 रुपए में मिलता, एक लेने जाओ वहां भी देगा 10, अब उसमें 5 6 पैकेट। हाँ सुविधा में 2 मैगी लो तो 17 रुपए की। हाँ, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ तुम्हें कि वो बल्क में करते हैं। ये बोल रही है कि मैकडी वाला क्यों जाएंगे खेती करना। अरे भाई इसलिए करेंगे क्योंकि उनको कम दाम पे मिलेगा ना फिर। तो मैकडी का अलग से है। हाँ सब लोग करते हैं, उसका खेत नहीं है, उसका खेत नहीं दीदी, कॉन्ट्रैक्ट, मतलब क्या करें भाई, 100 एकड़ है, 100 किसानों का। हाँ हाँ, सब चीज प्लानिंग करके कि हाँ कहाँ कहाँ से आलू आने हैं हमें, ऐसे नहीं। ऐसे अगर मार्केट से लेने जाएगा तो बिक जाएगा कि हर बार, ठीक है। अब देखो, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टर्म क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर, देयर इज अ हाई नंबर ऑफ वर्कर्स इन एग्रीकल्चर कंपेयर टू द एक्चुअल प्रोडक्शन नीडेड। क्या है कि जो हाई नंबर ऑफ वर्कर्स अगर इंक्लूडेड हैं, और कितने हैं भाई एग्रीकल्चर में, कंपेयर टू द एक्चुअल प्रोडक्शन नीडेड, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा लोग, तो वो भी एक तरीके से क्या अंडर एम्प्लॉयड है। वो लोग और भी काम कर कर एक तरीके से जीवन याचिका को चला सकते थे, लेकिन वो जीवन को नहीं चला रहे हैं और वो वहीं पर घुसे पड़े हैं। हाँ, तो डिसगाइज थोड़ा सा क्या होता है कि प्रोडक्शन लेवल पर होता है। डिसगाइज में मतलब क्या कि पहले यहाँ पर था, तो डिसगाइज इज अ टाइप ऑफ अ अंडर, मतलब दोनों को एक ही बोल दो, क्या कोई दिक्कत नहीं। अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट बात बराबर है, लेकिन यहाँ पर हमें फोकस क्या करना है, फोकस पॉइंट कि जितने लोगों की जरूरत है उससे ज्यादा लोग यहाँ पर एम्प्लॉयड है। कहाँ पर देखो, अब ये एक है दो है, कितने लोग धान रोपाई कर रहे हैं भाई, जितने भी हैं इतने लोगों की जरूरत है, लेकिन जबरदस्ती लगे हुए हैं, समझ रहे हो। एडिशनली सम इंडिविजुअल्स आर इंटायरली अनएम्प्लॉयड, अगर इस तरीके से देखा जाए तो इसके बावजूद भी कुछ लोग जो है अनएम्प्लॉयड ही रह जाएंगे, ठीक है, उन लोगों को काम नहीं मिल पाता है। दिस अंडर एम्प्लॉयमेंट कैन ऑल्सो अकर्स इन अदर सेक्टर। अब ये जरूरी नहीं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो सिर्फ एग्रीकल्चर में ही है, हो सकता है इंडस्ट्री में भी है, ठीक है, इंडस्ट्री में भी होता है ना बहुत बार। इंडस्ट्री में कोई काम को अगर मान लो कि जल्दी कराना है, कोई फैक्ट्री फैक्ट्री वाले को, वो क्या करेगा, एक बार में ही वर्कर्स को ज्यादा बुला लेगा, तो डिमांड हो गया वर्कर्स का भाई। इसका मतलब क्या है, जो पहले वाला भाई तुम पहले 100 रुपए लेते थे 50 रुपए लो, क्योंकि वो पहले 5 घंटा काम करता था, अब 2 ही घंटा काम करना पड़ रहा है उसको, हो गया ना काम। तो इस तरीके से जरूरी नहीं कि अंडर एम्प्लॉयमेंट या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ एग्रीकल्चर में ही हो, सेकेंडरी में भी हो सकता है, टर्सरी में भी हो सकता है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। आगे आते हैं इम्पैक्ट ऑफ रिमूविंग द अंडर एम्प्लॉयमेंट वर्कर्स, रिमूविंग अ फ्यू वर्कर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर। अब सोचो कि अगर दिमाग में आएगा भाई कि यार अगर है अंडर एम्प्लॉयमेंट है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, तो लोगों को यहाँ से हटाया क्यों नहीं जाता, ठीक है, ये बात। अब देखो हटाएंगे तब ना जब एक काम ढूंढ के रखेंगे, अब काम रहेगा नहीं, हटा दिए तो पूरी तरीके से बेरोजगार हो गए। जो थोड़ा बहुत कमा पा रहा था बेचारा, वो फिर झोला लेके चल देगा साधु संत जैसा हिमालय पर, ठीक है, या तो चोरी चकारी करेगा, या तो गुंडा बन जाएगा, या तो पॉकेट मारेगा, या तो लड़कियों का ज्वेलरी छीन लेगा। बहुत ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं।
तो यहाँ पर बोला गया रिमूविंग अ फ्यू वर्कर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर डज नॉट अफेक्ट द प्रोडक्शन बट कैन इंक्रीज द फैमिली इनकम थ्रू देयर जॉब्स। लेकिन अगर दूसरा पक्ष देखा जाए कि अगर मान लो कि एक परिवार में 5 लोग थे पहले, ठीक है, 5 लोग खेती बाड़ी कर रहे थे, अब इसमें दो लोगों की जरूरत नहीं थी, तो मतलब क्या है कि 2 लोग अगर कहीं और दूसरा काम करेंगे तो उनका इनकम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो मतलब अगर अंडर एम्प्लॉयमेंट, अगर कुछ वर्कर्स को एग्रीकल्चर सेक्टर से निकाल देते हैं तो उसमें प्रोडक्शन पर इफेक्ट नहीं पड़ता। क्या? प्रोडक्शन पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, प्रोडक्शन जो का तो है, मतलब जहां का था वही था, लेकिन उसका इनकम जो होगा उस फैमिली का वो क्या होता है? बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं? क्योंकि वो कोई और काम करेगा भाई, अगर काम है तो, ये बोला जा रहा है, ठीक है। दूसरा, फॉर इंस्टेंस इफ अ लक्ष्मी फैमिली मेंबर्स फाइंड अ वर्क एल्सवेयर एंड दे अर्न एक्स्ट्रा इनकम विदाउट रिड्यूसिंग द फार्म प्रोडक्टिविटी, कि फार्म में पहले भी 50 किलो गेहूं हो रहा था और 5 लोग काम कर रहे थे, और जब अभी भी 3 लोग काम कर रहे हैं तब भी 50 किलो गेहूं, और ये दोनों अब फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। इसका मतलब पहले 50 किलो ही हो रहा था, अभी 50 किलो, ठीक है, लेकिन ये जो दोनों काम कर रहे हैं वो मान लो कि 10,000 रुपये और ऐड कर दिए, तो एडिशनल हो गया, फैमिली के लिए एडिशनल इनकम जनरेट हो गया, तो अच्छा एजुकेशन, अच्छा हेल्थ नहीं अफोर्ड कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो अगर बोलेगा कि क्या बेनिफिट होगा भाई, जो अंडर एम्प्लॉयमेंट में, अगर जो अंडर एम्प्लॉयमेंट उसमें से अगर कुछ वर्कर्स को निकाल के अगर कोई दूसरा जॉब दे दिया जाए या दूसरा जॉब करते हैं तो, हाँ, एक तो भाई स्किल्स भी बढ़ेगा, एक तो उनके घर में ज्यादा पैसा भी आएगा, और एक तरीके से वो जो फैमिली होगा वो अच्छा हेल्थ और अच्छा एजुकेशन जो है वो पा पाएगा। हाँ या ना? क्लियर? ये समझ चलना है। मेनी स्मॉल फार्मर्स इन इंडिया एक्सपीरियंस अ सिमिलर अंडर एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, इसीलिए बहुत सारे जो परिवार हैं हमारे देश में वो आज भी ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। रिड्यूसिंग द एग्रीकल्चर वर्कफोर्स प्रोवाइडिंग अ बेटर अपॉर्चुनिटी एल्सवेयर, दे इनहेंस ओवरऑल इनकम विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एग्रीकल्चर आउटपुट, कि बिना एग्रीकल्चर आउटपुट के कॉम्प्रोमाइज के जो है वो अपनी जो इनकम है या फैमिली की इनकम है वो बढ़ा सकता है। तो कोई भी बोले सिंपल सा कि लिखना है, तुमको एक्सप्लेन करना है कि भाई जो है कोई भी पर्टिकुलर जो फैमिली है रूरल एरियाज में, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो अंडर एम्प्लॉयमेंट का शिकार है, वो अगर अपनी इनकम को बढ़ाना चाहता है तो वो कैसे करेगा? वो वहां से कुछ जो वर्कर्स है वो कहीं और जाकर एम्प्लॉयमेंट ले ले, और वो पैसा कहाँ आ जाए? फैमिली में, तो वो अपनी इनकम को बढ़ा सकता है। क्लियर ये वाला? ठीक है। आगे देखो, अंडर एम्प्लॉयमेंट इन अदर सेक्टर, दूसरे में भी होता है भाई, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको देखने को मिलता है कि सिर्फ एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर के अलावा दूसरी जगह भी होता है, जैसे कि कैजुअल वर्कर्स। कैजुअल वर्कर्स देखा होगा, मान लो एक बिल्डिंग बन रहा है, ठीक है, एक बिल्डिंग बन रहा है, अब वो बिल्डिंग बन रहा है या घर बन रहा है, तो उसमें 10 लोग काम करते हैं ना तो हो जाता काम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 50 लोग लगे हुए हैं, मतलब ये 40 जो है वो एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, होता भी है भाई, 40 एक्स्ट्रा लगे हुए हैं क्योंकि काम ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि कैजुअल वर्कर्स, मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी एक तरीके से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि वहां भी अंडर एम्प्लॉयमेंट की पॉसिबिलिटी है और होती भी है। कैजुअल वर्कर्स वही जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, दिहाड़ी पे देखो 5 दिन काम मिल रहा है, 2 दिन काम नहीं मिल रहा, मिल भी रहा है तो बहुत कम मिल रहा है, ठीक है बेटा, कीप क्वाइट, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल्स इंक्लूडिंग द इंडिविजुअल्स इन एन ओकेजनल जॉब्स एंड लो इनकम स्ट्रीट वेंडर्स विद अ लिमिटेड ऑप्शन। अब मान लो ठेला ठूली लगाया, तो उसको यहाँ का प्रधान आया बोलेगा, या फिर जो अपने आप को सो कॉल्ड प्रधान समझता है या मुखिया समझता है, अरे भागो या 500 रुपये दो, तब यहाँ पर ठेला लगाने देंगे। कितनी प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए। तो स्ट्रीट वेंडर्स वो लो इनकम और ओकेजनली जॉब, जैसे कि मान लो कि कोई पेंटर है, पेंटर का काम जो मतलब ओकेजनली करता है, उसका क्या थोड़ा बहुत तो काम रहता ही है, ऐसा नहीं ना कुछ सालों भर काम मिलता है। दिवाली आया तो उसका काम बढ़ जाएगा, उसका भाव भी देखना उसमें दिवाली में चौड़े होकर घूमेगा वो 8-10 दिन, हाँ 1 महीना पहले से वो चौड़े होकर घूमेगा, बोले भाई काम नहीं, अभी काम जब काम रहता है तब नहीं करेगा। तो ये भी प्रॉब्लम है, जरूरी नहीं कि एक ही तरफ से प्रॉब्लम है, लोग भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो काम करना ही नहीं चाहते, तो जो काम नहीं करना चाहते ना वो एम्प्लॉयमेंट के दायरे में आते ही नहीं है, कि वो अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है, उनके कैटेगरी में नहीं लाया जाता है। जैसे मान लो कि मैं हूं, मैं काम करना चाह ही नहीं रहा, तो मैं अनएम्प्लॉयड नहीं हूं। अगर काम अवेलेबल है और मैं काम करना नहीं चाह रहा हूं, मतलब मैं अनएम्प्लॉयड नहीं हूं, ठीक है, क्योंकि वो काम करना ही नहीं चाह रहा है। जैसे मान लो कि एक अमीर अमीर घर का बंदा है, ठीक है, अब वो कोई काम करना ही नहीं चाह रहा, उसके घर में पहले से ही इनकम आ रहा है,
इसका मतलब क्या है कि वो अनएम्प्लॉयड है क्या? नहीं। क्यों? अगर कोई बंदा जो काम करना नहीं चाह रहा है, ठीक है, और काम उपलब्ध है, मतलब काम है, वो काम कर सकता है, लेकिन वो काम करना ही नहीं चाह रहा, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट के दायरे में नहीं आता है। तो उसको क्या बोलते हैं? कुछ नहीं, नहीं, क्या बोलते हैं? कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ ना, अनएम्प्लॉयड वो एम्प्लॉयमेंट नहीं। ना ना ना, अनएम्प्लॉयमेंट तब होगा जब वो काम करना चाह रहा है लेकिन काम ही नहीं, तब वो अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, क्लियर, ये समझ में आ गया। अब देखो, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट जो है वो ज्यादा कैसे क्रिएट कर सकते हैं? अब बहुत सारे तरीके हैं भाई अनएम्प्लॉयमेंट करने के। बेटा ये दोनों सिंह ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा नहीं करते, ठीक है, क्लियर। अभी अभी आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, बता रहा हूँ, और नहीं बताओगे तो यहाँ कैमरे में बेइज्जती होगी आपकी, यहाँ पे बुला के। अभी रुको बताता हूँ। अभी देखो, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, ये टॉपिक सही से सुनना, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है, यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो जरूर बोलोगे तुम लोग एग्जाम में कि यार सुनील सर आ गया सर, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कैसे किया जा सकता है? सबसे पहले, एवरी स्टेट एंड अ रीजनल या रीजन हैज अ पोटेंशियल टू बूस्ट इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर इट्स रेसिडेंट। कि हर एक रीजन, हर एक मतलब हर एक एरिया जो है और हर एक स्टेट के पास वो स्कोप होता है कि वो एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वो एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई उत्तराखंड में एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ सकता है, क्या बढ़ सकता है, लेकिन बस यहाँ बढ़ाने की देर है, वो मौका जो है वो देने की देर है, मौका ही नहीं दे रही है सरकार, ठीक है, ये चीज है। दूसरा है कि एरिया हैज, जैसे सच एज टूरिज्म, टूरिज्म पर कितना काम हो सकता है यहाँ पर, बहुत काम हो सकता है कि नहीं। रीजनल क्राफ्ट पर, जैसे आपने देखा होगा कि गढ़वाली का अलग एक तरीके से ड्रेस है, गढ़वाली का अलग अब अचार बन रहा है, अब मेला लगता है, जनजाति मेला लगता है, जो ट्राइबल लोग होते हैं वो अलग अलग तरीके के जो है अचार बनाते हैं, देख रहे हो जब कभी मेला वगैरह लगता है इधर उत्तराखंड में ग्राउंड में, ठीक है, तो ये भी चीज है। न्यू सर्विस लाइक आईटी कैन कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली, और आईटी सेक्टर में भी बहुत ज्यादा जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकता है एम्प्लॉयमेंट को लेकर। अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है तो हमें टूरिज्म पर फोकस करना चाहिए भाई, रीजन बाई रीजन, फिर हमें क्राफ्ट पर भी फोकस करना चाहिए, हमें आईटी सेक्टर पर भी फोकस करना चाहिए। ऐसा माहौल बनाना चाहिए, ऐसा माहौल देना चाहिए जो जैसे आईटी सेक्टर वालों को, ताकि वो आईटी सेक्टर आके यहाँ पर खोले, बड़ी बड़ी कंपनी खोले और यहाँ के लोगों को जॉब दें, ठीक है। आईटी सेक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलपिंग वगैरह काम करते हैं, जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है। देखो अकॉर्डिंग टू नीति आयोग, अगर नीति आयोग को आपने सुना होगा तो नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति का फुल फॉर्म है, ठीक है। मतलब नीति आयोग, नीति बनाने वाला आयोग, जो कि हमारे देश के लिए नीति बनाता है कि हमारा देश कैसे बढ़ सके। और इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो कौन होते हैं भाई, याद रखना, इसके जो चेयरपर्सन हैं वो कौन रहते हैं, या चेयरमैन कौन रहते हैं, पीएम, प्रधानमंत्री, जो भी करंट पीएम रहते हैं ना, अभी नरेंद्र मोदी, तो वो एक तरीके से नीति आयोग के क्या है, चेयरपर्सन है, ठीक है। इसमें ये होता है कि वो सारे स्टेट से पूछते हैं, नीति आयोग जो है, जो नीति बनाता है वो आयोग पूछता है कि भाई तुम्हें कितना पैसा चाहिए। भारत सरकार पूछती है किन लोगों से, राज्य सरकार से, स्टेट गवर्नमेंट से, कितना पैसा चाहिए, क्यों चाहिए, आप प्लान बताओ। अब मान लो उत्तराखंड ने बोला कि सर मेरे को ये चाहिए, यहाँ इंडस्ट्री लगाना है, ऐसे करना है, ये करना है, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, ऐसे ऐसे प्रोग्राम लाए, मुझे 10 लाख करोड़ रुपया चाहिए। हर साल भारत सरकार पैसा देती है ना सारे स्टेट्स को, जो भी टैक्स वगैरह कलेक्शन का पैसा होता है, तो ठीक है, हाँ हर साल पैसा देती है। तो वो पैसा जो जा रहा है, ठीक है, उसके बारे में पूरा जो देख रेख है वो कौन करता है, नीति आयोग, कि कहां पर आप सच में आपको जरूरत है या नहीं है, क्या आप उस पैसे का सही इस्तेमाल कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो नीति आयोग जो होता है वो एक देश, हमारे देश में खास करके वो डेवलपमेंट पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। और पहले इसका नाम हुआ करता था प्लानिंग कमीशन, पहले इसका नाम क्या था, हाँ इसको प्लानिंग कमीशन बोलते थे। प्लानिंग कमीशन का नाम बदलकर इसको कर दिया गया नीति आयोग, ठीक है, याद रखना। 5 ईयर प्लान के बारे में सुना होगा आपने,
हर 5 साल का प्लान जो है वो लाया जाता था हमारे देश में कि 5 साल टारगेट लेंगे हम लोग कि 5 साल हम अपने देश को कैसे ले चलें, फिर 5 साल खत्म होगा, फिर 5 साल का प्रोग्राम और पॉलिसी बनाएंगे, फिर अगले 5 साल का प्रोग्राम और पॉलिसी बनाएंगे। नहीं, अब खत्म हो गया, अब हर साल होता है। और हर साल कौन करता है? नीति आयोग करता है। तो नीति आयोग क्या है? रिसर्च फ्रॉम द मतलब प्लानिंग कमीशन सजेस्ट दैट अराउंड 20 लाख जॉब्स could be created in an education sector alone। क्या बोला है? इन्होंने बोला है कि भाई 20 लाख जो जॉब है वो सिर्फ एजुकेशन सेक्टर से जो है वो एक तरीके से क्या हो सकता है? मिल सकता है। सोचो, मतलब उनका भाई अब पूरे पूरे देश का डेटा उन्होंने इकट्ठा किया, उन्होंने बोला 20 लाख जॉब सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में है, न 20 लाख लोगों को नौकरी मिल सकता है पढ़ाई लिखाई वाले क्षेत्र में। फिर बोला गया इन 2005 में एक काम किया गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये याद रखना है, ठीक है, ये वाला गारंटी एक्ट, एमजी नरेगा को बनाया गया, जिसमें ये बोला गया कि हम लोग क्या करेंगे भाई, गांव के लोगों को 100 दिन 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट देंगे, मतलब 100 दिन का रोजगार देंगे गांव के लोगों को। और कितने डिस्ट्रिक्ट में है भाई? अप्रोक्सीमेटली अभी 625 डिस्ट्रिक्ट में जो है वो एमजी नरेगा जो है काम कर रहा है, मनरेगा। और एमजी नरेगा काम करते हैं और उसमें क्या होता है कि छोटा छोटा डैम बनाना है, छोटा छोटा आपको वाटर रिसाइकल रिचार्ज के लिए जो है पुल बनाने हैं छोटा छोटा, ठीक है। तो वो सब सारी चीजें जो जमीनी वाला काम होता है वो मनरेगा करके चलता है। और जो है 625 डिस्ट्रिक्ट्स में ये 100 डेज के एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रोवाइड करता है। कितने दिन का? 100 दिन का काम। अब जरूरी नहीं कि लगातार 100 दिन, पूरे साल में 100 दिन। इसके लिए क्या करना पड़ता है? जो गांव में रहते हैं उनको लेबर कार्ड बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? लेबर कार्ड। और लेबर कार्ड जिसके पास रहेगा वो एमजी नरेगा में काम कर सकता है और वहां से 100 दिन का पैसा जो है उसको मिलेगा हर साल। कौन? हाँ, सब पब्लिक के लिए। दिस एक्ट प्रायोरिटाइज द वर्क टाइप दैट हेल्प्स टू इनहेंस द प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड इन द फ्यूचर। और ये इसी में हेल्प करता है कि किस तरीके से हम लैंड को जो सुरक्षित रखें, लैंड में प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या काम किया सके। जैसे मान लो कि आसपास में बहुत एग्रीकल्चर हो रहा है, तो एक डैम यहाँ पर बनाने का एमजी नरेगा ने बोला कि भाई यहाँ पर गांव वालों ने बोला कि सर यहाँ कि यहाँ, या फिर जो प्रधान है वहाँ का या मुखिया जो है वो ये बोला कि सर यहाँ पर एक डैम होना चाहिए। कि क्यों? क्योंकि यहाँ पर आसपास में बहुत सारी खेती होती है, तो वो डैम बनाने का एमजी नरेगा को कॉन्ट्रैक्ट, वहाँ जितने भी लेबर काम करेंगे, ठीक है, वहाँ जितने भी लेबर काम करेंगे वो लगभग लगभग उसी गांव के होते हैं, तो उनको 100 दिन का काम जो वहाँ मिल जाएगा। तो ये क्या है? एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का एक बहुत अच्छा एक तरीके से पॉलिसी बनाया गया सरकार के थ्रू। एमजी नरेगा 2005 में आया था। इट इज प्राइमरी सर्व सच इंडिविजुअल्स इन रूरल एरियाज हु आर विलिंग टू वर्क। जो काम करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि खेती के साथ साथ वो 100 दिन का काम भी अलग से कर कर वहां से इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर वो शहर नहीं जाना चाहते हैं, या आपके गांव में इंडस्ट्री नहीं है, या आपके शहर में इंडस्ट्री नहीं है, तो वहां काम कर सकते हो, ठीक है, खास करके गाँव में, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। ईच ईयर एमजी नरेगा प्रोवाइड एटलीस्ट 100 डेज वर्क डेज टू द रूरल हाउस होल्ड दैट वॉलंटरली इंगेज इन अनस्किल्ड वर्क, जिनके पास कोई स्किल नहीं। अब जैसे मान लो कोई स्किल नहीं है तो क्या करेंगे भाई? अब इस उम्र में जाके स्किल, मतलब 35 साल का हो गया तो उस उम्र में जाके आईटी सेक्टर का काम तो नहीं सीखेगा, सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम तो सीखेगा नहीं, तो उन लोगों को एक अलग से काम दिया जाता है ताकि भाई उन लोगों की भी रोजी रोटी चल पाए। द एमजी नरेगा स्कीम इज अवेलेबल फॉर एनी इंडियन ऑफ सिटीजन ओवर द एज ऑफ 18। और 18 प्लस के ऊपर जो भी लोग हैं वो अपना क्या कर सकते हैं? अपना लेबर कार्ड बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? लेबर कार्ड। और वो 100 दिन का काम जो है वो एमजी नरेगा उनको देगा, ठीक है। अनदर एम ऑफ एमजी नरेगा एक्ट इज टू प्रोवाइड रूरल कम्युनिटीज विद अ लॉन्ग टर्म एसेट सच एज रोड भी बनाती है, वेल, कुआं, पॉन्ड, मैंने बताया ना, पॉन्ड होता है छोटा छोटा जो एक तरीके से डैम जैसा होता है, डैम का छोटा रूप पॉन्ड बोलते हैं, ठीक है, वो बनाने का, ताकि एक तरीके से इसका दो उपाय, एक तो लोगों को काम भी मिल रहा है और ऊपर से ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है। जिसे अगर मान लो कि एक पानी का, मान लो ये पूरा ऐसे खेत है, अब यहाँ पर कहीं पानी का नहीं, एक है कि हम अंदर से खोद के पानी निकाल रहे हैं, तो पानी निकाल रहे हैं तो पानी अंदर भी तो जाना चाहिए बारिश का, तो बारिश का पानी के लिए यहाँ पर एक छोटा सा पॉन्ड बना दिया। अब ये पानी सारा इकट्ठा यहाँ हो रहा है, अब ये पानी इकट्ठा होके धीरे धीरे जाके ग्राउंड वाटर को क्या कर रहा है? रिचार्ज करके उसकी पानी को लेवल अप कर रहा है। तो एमजी नरेगा एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक तरीके से देखने को मिलेगा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इफ द गवर्नमेंट फेल्स टू जनरेट अ जॉब, पीपल हैव रिलाई ऑन द
रिलाई ऑन अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। अगर मान लो कि सरकार काम देने में असमर्थ रहे या नहीं दे पाए तो सरकार फिर उन लोगों को रोजगार भत्ता देती है, नहीं कि रोजगार, कि भाई जो बेरोजगार है उनको ये 1,000 रुपया महीना, 1,500 रुपया महीना इस तरीके से मिलता है। ठीक है, ये भी याद रखना है। इट इज इम्प्लीमेंटेड विदाउट अ कॉन्ट्रैक्टर और एजेंट। इसमें ना तो कॉन्ट्रैक्टर होता है, जैसे कि देखते हैं कि रोड बनता है, जैसे बड़ी बड़ी रोड हाईवे बनते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर रहता है, इसमें कोई भी कॉन्ट्रैक्टर नहीं रहता है। जो गांव के लोग होते हैं वही मिलजुल कर बनाने का काम करते हैं। ठीक है, ये भी चीज याद रखना। इन ग्राम पंचायत, देख रहे हो ग्राम पंचायत में दिस लॉ सपोर्ट्स द इन्वायरमेंट प्रिजर्वेशन। अभी मैंने बताया इन्वायरमेंट को प्रिजर्व भी करते हैं भाई इससे। रूरल वुमेन को एम्पावर भी किया जाता है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं जो रूरल वुमेन्स हैं वो अब भाई अब बाहर जाके पति तो कमाने चला गया, अब वो बेचारी जो वहां पर है वो कमा कैसे पाएगी भाई, खाना वाना बच्चों के लिए बना रही है और बाकी समय तो बैठी हुई है। उससे अच्छा है कि अगर एम्प्लॉयमेंट रहेगा तो वहां पर महिलाएं भी जाकर काम कर सकती हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, रूरल वुमेन भी एक तरीके से काम कर कर उनके हाथ में भी 2-4 पैसे आएंगे, तो उससे भी एक तरीके से हमारे देश में वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ेगा, सोशल इक्वालिटी बढ़ेगा। ठीक है, एंड रिड्यूस द अर्बन माइग्रेशन। इससे क्या होगा कि जो सारे लोग अर्बन भाग जाते हैं, जो शहर कमाने जाते हैं, जिसकी वजह से शहर में बहुत भीड़ भड़ाका हो जाता है, तो उसको रोकने के लिए एक अच्छा कदम है। कम से कम वो गांव में ही वो सब सारी फैसिलिटी दिया जाए। इसलिए तो बोलते हैं गांव साइड में फैक्ट्री होनी चाहिए, ताकि लोग जो फैक्ट्री के काम के लिए यहाँ आते हैं उससे अच्छा कि वहाँ काम करें, लेकिन वहाँ पर उतना अच्छा फैसिलिटी नहीं है। प्रोवाइड एसेंशियल सर्विस, और भी सर्विस देती है और भी बेनिफिट देती है, ताकि लोग जो है वो सही तरीके से उसमें काम कर कर जो है इनकम को जनरेट कर पाए। ठीक है, तो आई होप सो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये है हमारा एमजी नरेगा, जिसके बारे में हमने डिस्कस करा। हमने 2 चीज डिस्कस करा भाई, जीडीपी के बारे में और किसके बारे में, एम्प्लॉयमेंट। ये दोनों इंपॉर्टेंट है कि रोजगार कौन सा सेक्टर ज्यादा दे रहा है। उसके बाद हमने ये देखा, क्या देखा, अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट कितना इम्पैक्ट देता है। अगर अंडर एम्प्लॉयमेंट से कुछ लोग जो बाहर निकल कर कमाने जाएंगे तो वो हमारे या अपने हमारे क्या अपने फैमिली के लिए इनकम बढ़ा सकते हैं। और ऊपर से एमजी नरेगा जैसे प्रोग्राम्स और पॉलिसीज, और साथ ही में स्टेट गवर्नमेंट को भी कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, जिससे एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़े, ताकि जो लोग हैं वो शहर की ओर ना भागकर वहीं पर काम करें जहां पर। लेकिन बात वहां दूसरा हो जाता है, फिर वहां पर एजुकेशन अच्छा नहीं है, फिर वहां पर हेल्थ अच्छा नहीं है, तो इसके बाद भी जो लोग हैं, अब पहाड़ से लोग उठ के देहरादून क्यों आ रहे हैं, हरिद्वार क्यों आ रहे हैं, जौनसार क्यों आ रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये सब सारी चीजों को भी सरकार को देखकर चलना चाहिए। चलिए धन्यवाद, सरकार तो करेगी करेगी, आप लोग भी करते रहिए, आप लोग पढ़िए क्योंकि आपके एग्जाम है। ठीक है, चलिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही शानदार तरीके से, चौथे लेक्चर में, 4th पार्ट है ना। हाँ चलो।